हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योग्राफी के इस सेशन में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ज्योग्राफी। दो वर्ड से मिलके बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफी मीन्स स्टडी। तो ज्योग्राफी में बेसिकली हम अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं, अर्थ की सरफेस कैसी है। और जब शुरुआत में जो आपकी ज्योग्राफी की शुरुआत हुई थी, सिर्फ उसका फोकस जियो पे था, अर्थ पे था। लेकिन ओवर द टाइम इसका जो कॉन्सेप्ट था वो ब्रॉडन होता चला गया। तो अपने हम शुरुआत करते हैं फिलियोसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक मॉडल से। फियोसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक। जो फिलियोसेंट्रिक मॉडल है वो बिलीव करता है, जो लेटेस्ट है अभी का, कि इस यूनिवर्स के सेंटर पे सन है और बाकी प्लैनेट इसके चारों तरफ घूमते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहला विश्वास किया जाता था कि जो अर्थ है, अर्थ सेंटर पर है और सन इसके चारों तरफ घूमता है। अब ऐसा क्यों मानते होंगे लोग, उस समय के लोग ऐसा क्यों मानते होंगे? ऐसा वो ना इसलिए मानते थे क्योंकि सूरज सुबह को जब वो उठते थे तो ईस्ट में दिखता था, शाम को वेस्ट में दिखता था। तो इसलिए लोग मानते थे कि सन घूमता है और अर्थ अपनी जगह पर है। लेकिन ओवर द टाइम, और इस मॉडल पे बिलीव करने वाले प्लूटो, एरिस्टोटल वगैरह व्यक्ति थे। लेकिन ओवर द टाइम जब टेलीस्कोप की खोज हुई, कोपरनिकस ने खोज की, तो ये माना गया कि भाई ये मॉडल गलत है। अर्थ स्टेशनरी नहीं है, अर्थ घूमती है। किस डायरेक्शन में घूमती है? अर्थ घूमती है वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमती है और किसके चारों तरफ घूमती है? सन के चारों तरफ घूमती है और सन है स्टेशनरी। इस मॉडल को कहा गया आपका फिलियोसेंट्रिक मॉडल। अब इन दो मॉडल के बाद हम शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी के कुछ फादर से। जैसे ज्योग्राफी के डिफरेंट ब्रांचेस के अलग अलग फादर है। जैसे अगर हम बात करें ह्यूमन ज्योग्राफी की, तो ह्यूमन ज्योग्राफी के जो फादर है वो है आपके रेटजेल। नाम याद कैसे करेंगे? शुरुआत में जो ज्योग्राफी का जो फोकस था वो अर्थ के ऊपर था, सिर्फ अर्थ की स्ट्रक्चर कैसे बनी, वो प्लैनेट कैसे बना, वो कैसे घूमता है। तो इस वजह से एक व्यक्ति को जलन होने लग गई। किसको जलन हुई? रेड जेल को जलन हुई। किसको? रेड जेल को। तो जब रेड जेल को जलन हुई तो इन्होंने कहा कि जो ये ज्योग्राफी है इसका फोकस बदलना चाहिए, एंड फोकस ऑफ जियो शुड बी ह्यूमन। ज्योग्राफी का फोकस ह्यूमन पे आना चाहिए, ठीक है। इसलिए ह्यूमन ज्योग्राफी के फादर किसको कहा जाता है? रेड जेल को कहा जाता है। रेड जेल वाज द फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इसके बाद अगर हम बात करें मॉडर्न ज्योग्राफी की, मॉडर्न ज्योग्राफी के फादर, तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि जो आपकी पुरानी जो ज्योग्राफी थी उसमें से प्लैनेट से रिलेटेड बातें की जाती थी और जियोसेंट्रिक मॉडल को फोकस किया जाता था। जब फिलियोसेंट्रिक मॉडल आ गया, आपका सन सेंट्रिक मॉडल आ गया, तो अचानक से क्या हुआ? ये बोल्ट हुआ और मॉडर्न ज्योग्राफी का जो फोकस था वो पूरा का पूरा चेंज हो गया। इसलिए आप इसको याद करोगे अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट से। अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट थे फादर। किसके फादर? मॉडर्न ज्योग्राफी के। याद कैसे करोगे? अलेक्जेंडर ने कैसा डिसीजन लिया? बोल्ड डिसीजन लिया। बोल्ड मतलब बहादुर डिसीजन लिया। किसने लिया बहादुर डिसीजन? ये बहादुर डिसीजन लिया अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट ने। अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट took the bold decision, and that's why the father of the modern geography is Alexander van Humboldt. So we have discussed about the
We have discussed about the father of human geography, that is Rutgers. Modern geography, that is Alexander van Humboldt. Now the next is physical geography. फिजिकल ज्योग्राफी के फादर यानी कि भौतिक भूगोल के फादर। तो फिजिकल ज्योग्राफी के जो फादर है वो है आपके पोलोमोडियम। इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करेंगे हम भोपाल से। भोपाल किसकी राजधानी है? भोपाल है आपकी मध्य प्रदेश की। तो भो से आपका भौतिक और पाल से पोलोमोडियम। तो पोलोमोडियम थे फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। अगर इसके अलावा अगर हम बात करें वर्ल्ड ज्योग्राफी के, विश्व भूगोल के फादर किसको कहा जाता है? तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के फादर कहा जाता है आपके मार्टिन बेहम को। मार्टिन बेहम इज नोन एज द फादर ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसके अलावा एक होते कल्चरल ज्योग्राफी, और कल्चरल ज्योग्राफी के जो फादर है वो है आपके कार्ल ओसावर। इसको याद कैसे करेंगे? यहां के कल को यहां के कार्ल से याद करोगे, कार्ल। तो कल्चरल ज्योग्राफी के फादर कार्ल ओसावर। तो ये थे हमारे ज्योग्राफी की डिफरेंट ब्रांचेस और उनके फादर। अब हम बात करते हैं अपने सोलर सिस्टम के बारे में। अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सन से प्लैनेट उनकी डिस्टेंस के अनुसार। तो इसके लिए आपको एक चीज याद करनी है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट serve us nuts। माई से ये था जो माई वेरी यानी कि मर्क्यूरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून। तो ये थे हमारे प्लैनेट। कैसे? सन से उनकी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। हमारी पृथ्वी का कौन सा नंबर आता है? हमारी पृथ्वी का आता है 3rd नंबर। इसके बाद हम इनको यहीं पे अरेंज कर लेते हैं साइज के अकॉर्डिंग। साइज के अकॉर्डिंग कौन सा प्लैनेट फर्स्ट पे है? तो जुपिटर फर्स्ट पर, सैटर्न सेकंड पर, यूरेनस थर्ड पर, नेपच्यून फोर्थ पर, अर्थ फिफ्थ पर, ठीक है, मर्क्यूरी आपका सबसे लास्ट, ठीक है, और इसके बाद आपका आता है वीनस, देन मार्स। तो ये हो गया अपना प्लैनेट डिस्टेंस के अनुसार और उनके साइज के अनुसार। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या रखना है? सबसे छोटा प्लैनेट साइज के अकॉर्डिंग मर्क्यूरी, सबसे बड़ा जुपिटर। अब जो ये पहले 4 प्लैनेट है, पहले जो 4 प्लैनेट है इनको कहते हैं हम इनर प्लैनेट। और किस फॉर्म में है ये इनर प्लैनेट है सॉलिड फॉर्म में, ठोस। कैसे है ये प्लैनेट? सॉलिड है। और जो ये लास्ट के 4 प्लैनेट है इनको बोलते हैं जोवलियन प्लैनेट। जोवलियन प्लैनेट मतलब गैसीय प्लैनेट। किसके बने हुए हैं ये? गैस के बने हुए। अब यहाँ पे हम एक एक प्लैनेट के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम सन के बारे में देख लेते हैं। तो अगर हम सन की बात करें तो सन 2 गैस हाइड्रोजन एंड हीलियम का एक गोला है, जिसमें 71% आपकी हाइड्रोजन है और 25% आपकी हीलियम है। इसके अलावा कितनी दूर है? अराउंड 14 करोड़ किलोमीटर दूर है
हमसे लाइट ईयर में देखा जाए तो 30,000 लाइट ईयर दूर है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लाइट ईयर क्या होता है और ये किसकी यूनिट है, तो लाइट ईयर यूनिट होती है डिस्टेंस की। याद रखना है, लाइट ईयर यूनिट होती है डिस्टेंस की। डिस्टेंस की यूनिट होती है आपकी लाइट ईयर। फिर एक क्वेश्चन आएगा कि इसकी सन की का टेम्परेचर कितना है, तो 1.5 इंटू 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है आपका सन का। हमारी गैलेक्सी का नाम जिसमें पाए जाते हैं, हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। मिल्की वे हो गया हमारी गैलेक्सी का नाम। और सोलर सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है, सन, प्लैनेट, इनकी सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या है, ये जो प्लैनेट है ये तो घूमते हैं आपके सन के चारों तरफ, और जो सैटेलाइट है वो घूमती है इन प्लैनेट के चारों तरफ। तो ये थी अपनी बेसिक चीजें। अब हम बात करेंगे कि प्लैनेट कितने हैं, तो फिलहाल 8 प्लैनेट है, लेकिन 2006 में इसको हटा पहले 9 प्लैनेट थे, 2006 में प्लूटो को हटा दिया गया था। और इस प्लूटो को हटाकर किस कैटेगरी में रखा गया, प्लूटो को रखा गया ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में प्लूटो को रखा गया, यानी कि बोना ग्रह की कैटेगरी में हमने प्लूटो को रखा गया। चलिए अब हम चलते हैं आगे। सन के बारे में हमने देख लिया। और हाँ, एक क्वेश्चन आता है कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो हमें सन की कौन सी लेयर दिखाई देती है, तो इस समय पर हमें सन की जो लेयर दिखाई देती है उसका नाम है कोरोना। कोरोना सन की वो लेयर है जो हमें सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है। अब हम चलते हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम सबसे फर्स्ट प्लैनेट के बारे में, जो कौन सा है, सबसे पहला प्लैनेट है अपना मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी के बारे में क्या क्या याद रखना है, ये स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, सबसे छोटा प्लैनेट है, ठीक है। क्लोजेस्ट टू द सन, सन के सबसे नजदीक है, सन के सबसे नजदीक है, सबसे छोटा प्लैनेट है, और इसकी कोई सैटेलाइट नहीं है, नो सैटेलाइट। इसका कोई ऐसा उपग्रह नहीं है जो इसके चारों तरफ चक्कर काटता हो। इसके अलावा क्या है, नो मैग्नेटिक फोर्स, नो मैग्नेटिक फोर्स, इसके पास कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं है, यानी कि ये चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता। ये हो गया अपने मरकरी के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्लेनेट वीनस। तो जो वीनस है वो ब्राइटेस्ट प्लेनेट है, ब्राइटेस्ट प्लेनेट है, सबसे ज्यादा चमकता है। ये इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं इस प्लेनेट को। दिस इज कॉल्ड इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार। इसके अलावा इसकी भी कोई सैटेलाइट नहीं है, नो सैटेलाइट। वीनस डज नॉट हैव एनी सैटेलाइट, इसकी भी कोई सैटेलाइट नहीं है। फिर जनरली जो प्लैनेट होते हैं वो घूमते हैं वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट जनरली प्लैनेट घूमते हैं, लेकिन वीनस ऐसा प्लैनेट है जो ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। वीनस ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। ये थी वीनस के बारे में कुछ बातें। ब्राइटेस्ट है, इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार इसको कहते हैं, इसकी कोई सैटेलाइट नहीं है और ये ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है। इसके अलावा हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लैनेट पे। तो
अब हम बात करेंगे जुपिटर के बारे में। और एक और चीज, इनर प्लैनेट को आउटर प्लैनेट से कौन अलग करता है? तो इनर प्लैनेट को आउटर प्लैनेट से अलग करती है एस्ट्रॉइड बेल्ट। इनके बीच में क्या है? आपकी एस्ट्रॉइड बेल्ट है जो इनर प्लैनेट को आउटर प्लैनेट से अलग करती है। अब हम बात करते हैं जुपिटर की। जुपिटर क्या है? आपका लार्जेस्ट प्लैनेट है। जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट है, सबसे बड़ा प्लैनेट है। 10 घंटे के अंदर ये अपनी रोटेशन कर लेता है। रोटेशन क्या होता है? अपने चारों तरफ घूमना, रोटेशन, और किसी दूसरे प्लैनेट के चारों तरफ, जैसे कि सन के चारों तरफ घूमना, रिवॉल्यूशन कहलाता है। तो ये जो जुपिटर है ये क्या करता है? ये आपका 10 घंटे के अंदर, रोटेशन का टाइम है इसका 10 आवर, लेकिन रिवॉल्यूशन का इसका टाइम है 12 ईयर। 12 ईयर लगते हैं इसको रिवॉल्व करने में, और रोटेशन करने में सिर्फ 10 घंटे लगते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज कि इसकी सैटेलाइट, तो जो गैनीमेड है वो इसकी सैटेलाइट है, सबसे बड़ी सैटेलाइट है। ठीक है, ये थी जुपिटर के बारे में। लार्जेस्ट प्लैनेट है, रोटेशन 10 आवर, रिवॉल्यूशन 12 इयर्स, गैनीमेड इसकी सबसे बड़ी सैटेलाइट है। और कितनी सैटेलाइट है इसकी? 79 इसकी सैटेलाइट है, और सैटर्न की सैटेलाइट है आपकी 82। तो इन दोनों की सैटेलाइट, ये ना दो ऐसे प्लैनेट हैं जिनके पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट है। और एक क्वेश्चन आता है कि एस्ट्रॉइड बेल्ट के राइट में कौन सा प्लैनेट है? तो एस्ट्रॉइड बेल्ट के जस्ट राइट में आपका हो गया जुपिटर, और जस्ट लेफ्ट में उसका हो गया मार्स। तो इधर मार्स, इधर आपका जुपिटर। जुपिटर के बाद हम बात करते हैं मार्स की। तो मार्स क्या है? आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड यहां पे पाया जाता है, इसी वजह से इसको रेड प्लैनेट भी कहते हैं। मार्स इज ऑल्सो नोन एज रेड प्लैनेट। फिर ये क्या है? अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है, टिल्टेड 25 डिग्री। पृथ्वी कितनी झुकी हुई है? पृथ्वी झुकी हुई है 23.5। इसके अलावा बात करें अगर हम, तो 687 डेज में ये रिवॉल्यूशन करता है। और पृथ्वी के बाद अगर किसी प्लैनेट पर लाइफ की संभावना है तो वो कौन सी है? तो वो मार्स ही है, जहां पर इन फ्यूचर आपकी लाइफ हो सकती है। अब हम बात करते हैं मार्स के बाद सैटर्न की। अगर हम मार्स के बाद सैटर्न की बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट। हाँ, एक चीज, मार्स की दो सैटेलाइट है, फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस नाम की दो सैटेलाइट है किसकी? मार्स की। फिर एक और क्वेश्चन कि पृथ्वी का ट्विन किसे कहते हैं? जुड़वा। तो वीनस को जुड़वा ग्रह भी कहते हैं पृथ्वी का, क्योंकि ऑलमोस्ट कंडीशन सेम है, बस यहाँ पे क्या है, आपका एटमॉस्फेयर नहीं है, इस वजह से दिन में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है और रात को बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड है वीनस में। सैटर्न की बात करें तो ये आपका सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट हो गया, और खास किस लिए है? इसके पास रिंग्स है, ठीक है, जिसको हिंदी में छल्ले बोलते हैं। इसके चारों तरफ रिंग्स है, प्लैनेट के चारों तरफ। और टाइटन इसकी एक सैटेलाइट है, और इसकी डेंसिटी काफी कम है। डेंसिटी क्या होती है? मास पर वॉल्यूम को डेंसिटी बोलते हैं, और सैटर्न की जो डेंसिटी है वो काफी कम है।
सैटर्न के बाद हम बात करते हैं यूरेनस की। तो अगर हम यूरेनस की बात करें तो यूरेनस साइज के हिसाब से आता है किस नंबर पर? साइज के हिसाब से ये आता है 3rd नंबर पर। -250 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर यहाँ पे कम हो जाता है। और ये जो लास्ट के जो प्लैनेट है ये लेटेस्टली खोज किए गए थे, इस वजह से किसने खोज किया वो भी इंपॉर्टेंट है। तो यूरेनस को खोज किया आपके विलियम हर्शेल ने। कब? 1781 में। और ये ना मोस्ट टिल्टेड प्लैनेट है, मोस्ट टिल्टेड प्लैनेट। 98 डिग्री तक ये आपका टिल्टेड है अपने एक्सिस पर। इसके अलावा जो ये यूरेनस है ये क्या करता है? ये भी वीनस की तरह ईस्ट टू वेस्ट घूमता है, ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। पृथ्वी कैसे घूमती है? पृथ्वी घूमती है आपकी वेस्ट टू ईस्ट। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट प्लैनेट की, फिर एक अर्थ रह जाएगा अपना नेपच्यून। तो नेपच्यून की डिस्कवरी कब हुई थी? ये हुई थी 1846 में। किसने? जोन्स गाले ने। जोन्स गाले ने डिस्कवरी की थी किसकी? नेपच्यून की। और इसके अलावा और क्या खास बात है? इसको ना ग्रीन कलर, ठीक है, यहाँ ना ग्रीन कलर भी है। ग्रीन कलर प्लैनेट आए तो और पृथ्वी मत लगा के आना, पृथ्वी को कहा जाता है ब्लू प्लैनेट, ठीक है। और येलो प्लैनेट किसको कहा जाता है? येलो प्लैनेट कहा जाता है जुपिटर को। तो जो नेपच्यून है ये ग्रीन कलर का है और ट्रेंटो नाम की इसकी एक सैटेलाइट है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं अपने प्लैनेट के बारे में, अर्थ के बारे में। तो अर्थ, इसको कहते हैं ब्लू प्लैनेट। अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। सबसे पहली चीज क्यों? 71% वाटर, और इस 71% के अंदर जो 97% है ना वो है आपका ओशियनिक वाटर, ठीक है। समुद्रों में जो पानी पाया जाता है ये खारा पानी है और हमारे यूज के लिए नहीं है। कितने डिग्री झुकी हुई है ये? 23.5, ठीक है, 23.5 डिग्री पे ये झुकी हुई है। इसके अलावा अगर बात करें तो यही ऐसा प्लैनेट है जिस पर अभी तक खोज के अनुसार जिस पे जीवन संभव है। जीवन संभव किसने बनाया है? सुटेबल टेम्परेचर, वाटर की प्रेजेंस, और इसके पास एटमॉस्फेयर के होने के कारण यहाँ पे क्या है? लाइफ पॉसिबल है। कितनी सैटेलाइट है? ओनली 1 सैटेलाइट। कितनी सैटेलाइट? 1 सैटेलाइट। इस 1 सैटेलाइट का नाम क्या है? मून। इस यहाँ पर सिर्फ पाए जाने वाली एकमात्र सैटेलाइट है। अब जो पृथ्वी की जो शेप है इस शेप को बोला जाता है जियोइड शेप। पृथ्वी की शेप को कहा जाता है जियोइड शेप। ये एक अलग ही तरह की शेप है क्योंकि ये पूरा स्फीयर नहीं है, ऊपर से क्या है? ऊपर से नीचे से फ्लैट है, इस वजह से इस शेप को नाम दिया जाता है जियोइड शेप। अगर इस कारण से जब आप इक्वेटर पे एक लाइन डालोगे तो ये होगी 12,756 किलोमीटर, लेकिन यही लाइन जब आप पोल्स पे डालते हो तो ये होती है आपकी 12,714 किलोमीटर। अब क्वेश्चन ये आएगा कि इनके बीच में अंतर कितने का? तो ये अंतर हो गया आपका 42 किलोमीटर का। तो ये 42 किलोमीटर का अंतर होने के कारण 42 किलोमीटर का अंतर होने के कारण ये जो पृथ्वी है ये ऊपर से चपटी है और नीचे से आपकी क्या है? आपकी ब्रॉडन है बीच में से, ठीक है। इस वजह से इस शेप को बोलते हैं आपकी जियोइड शेप। एक सैटेलाइट है सिर्फ अर्थ की, ओनली 1 सैटेलाइट है, नाम क्या है? मून। अब हम बात करते हैं इसके रोटेशन की एंड रिवॉल्यूशन। तो अगर रोटेशन की हम बात करें तो जो पृथ्वी का जो रोटेशन है वो
रोटेशन टाइम कितना है आपका 23 घंटे 56 मिनट 56 मिनट एंड 4 सेकेंड, इतना इसका रोटेशन टाइम है। अगर रिवॉल्यूशन टाइम की बात करें यानी कि सन के चारों तरफ घूमने में, और रोटेशन के कारण क्या बनते हैं, रोटेशन के कारण बनते हैं डे एंड नाइट, जबकि रिवॉल्यूशन के कारण क्या बनते हैं, रिवॉल्यूशन के कारण क्रिएट होते हैं सीजन, रिवॉल्यूशन के कारण क्रिएट होते हैं सीजन। और रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगता है 365 डेज 5 आवर एंड 48 मिनट 16 सेकेंड, ये टाइम लगता है आपका रिवॉल्यूशन में, जिसके कारण सीजन क्रिएट होते हैं। अब जनरली अपना ईयर 365 डेज का होता है, फिर इन आर का क्या करते हैं, तो ये जो अराउंड 6 आवर है, अराउंड 6 आवर है, इनको हम 4 साल बाद एक नए डे के रूप में काउंट कर लेते हैं, एडिशनल डे के रूप में काउंट कर लेते हैं, और उस साल को बोलने लग जाता है लीप ईयर। जब लीप ईयर होगा तो जो फेब है वो हो जाएगी आपकी 29 डेज की। इसके अलावा अगर हम रोटेशन की स्पीड की बात करें तो ये रोटेट करता है 1610 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 1610 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और अगर हम रिवॉल्यूशन की बात करें तो ये रिवॉल्यूशन करता है 29.9 किलोमीटर पर सेकंड, 29.9 किलोमीटर पर सेकंड। ये हो गई हमारी क्या, पृथ्वी की रिवॉल्यूशन की स्पीड। अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। तो ये पृथ्वी है, अगर पृथ्वी के यहां से आपकी लेटी हुई लाइन खींची जाएगी तो उनको बोलते हैं हम लैटिट्यूड, लेटी हुई लाइन कहलाती है आपकी लैटिट्यूड। ऐसे ही अगर आप ऐसे लाइन बनाओगे, ठीक है, ये कहलाती है आपकी लॉन्गिट्यूड। तो सबसे पहले हम लैटिट्यूड देख लेते हैं। तो लैटिट्यूड में जो खास लैटिट्यूड है आपके, एक तो 0 डिग्री लैटिट्यूड जिसको बोलते हैं इक्वेटर, एक है आपका 23.5 नॉर्थ में जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और एक है आपका 23.5 साउथ में जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और इक्वेटर से ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले को बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। अब भारत से अगर क्वेश्चन है तो भारत से कौन सी होके गुजरती है, तो भारत से होके गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, और साउदर्न हेमिस्फीयर से कौन सी गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कितने स्टेट से गुजरती है ये, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है आपके 8 स्टेट से। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने ये लैटिट्यूड का ही डिस्कशन क्यों किया, ठीक है, लैटिट्यूड तो बहुत सारे हैं, तो हमने इन दो लैटिट्यूड का ही डिस्कशन क्यों किया, 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ, इन दो का ही हमने डिस्कशन क्यों किया, क्योंकि इनके जो बीच का इलाका है उसको बोलते हैं टोरिड जोन, टोरिड जोन। और इस जोन में क्या होता है, सन की जो रेज है वो 12 के 12 महीने, सन की जो रेज है वो 12th मंथ क्या पड़ती है, डायरेक्ट पड़ती है, सीधी रेज पड़ेगी हमेशा। जब सीधी रेज पड़ेगी तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर होगा ज्यादा, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवापोरेशन भी क्या होगा, इवापोरेशन भी होगा ज्यादा, इवापोरेशन ज्यादा होगा तो क्लाउड भी क्या बनेंगे, क्लाउड भी बनेंगे ज्यादा, क्लाउड ज्यादा बनेंगे तो रेनफॉल भी क्या होगी, रेनफॉल भी होगी ज्यादा, रेनफॉल भी ज्यादा होगी तो यहाँ पर फॉरेस्ट बहुत ज्यादा पाएंगे और प्लांट और एनिमल्स की डिफरेंट वैरायटी पाई जाएगी। तो एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पाए जाएंगे एवरग्रीन फॉरेस्ट,
एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट आपके पाए जाएंगे टोरिड जोन में। अब क्या ये एग्रीकल्चर के लिए अच्छा है क्या? तो ये एग्रीकल्चर के लिए अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है एग्रीकल्चर के लिए अच्छा? क्योंकि डेली बारिश होती है, यहाँ पर डेली दोपहर के बाद बारिश होती है। अब इस वजह से यहाँ ना ज़्यादा नमी बनी रहती है और चिपचिपाहट सी रहती है यहाँ पर, ठीक है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। तो क्वेश्चन आए कि किन इलाकों में डेली दोपहर के बाद बारिश होती है, तो आप उसमें लिखोगे कि जो आपके ये इलाके हैं, आपका जो टोरिड जोन है, यहाँ पर डेली दोपहर के बाद बारिश होती है। एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, उसमें भी आप ये लगा के आओगे। अगर एवरग्रीन फॉरेस्ट के कुछ नाम पूछ ले प्लांट के और ट्री के, तो आप लिखोगे इबोनी, महोगनी, एंड रोजवुड। चलिए, अब ये तो हमने बात कर ली आपके टोरिड जोन की, और 3 हमने लैटिट्यूड देख लिए। कौन कौन से? 0 डिग्री, 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ। अब इसके ऊपर का भी एक डिवीजन होता है जिसको बोलते हैं 66.5 नॉर्थ एंड 66.5 साउथ। इसमें क्या होता है कि इसमें सन की जो रेज हैं, ठीक है, वो कुछ समय के लिए तो आपकी यहाँ पे रेज पड़ती है, और जब रेज यहाँ पड़ती है तब यहाँ हो जाती है गर्मी। यहाँ पे तो साल भर एक जैसा रहता था, डेली जब बारिश होती थी ज्यादा टेम्परेचर रहता था, लेकिन यहाँ साल के कुछ समय के लिए तो होती है गर्मी, और कुछ समय के लिए होती है सर्दी, और कुछ समय के लिए होती है बरसात। ऐसा ही आपका साउथ में मिलेगा, यहाँ भी आपकी सर्दी भी होगी, गर्मी भी होगी, और वर्षा भी होगी। अब हम देख लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो ये जो पृथ्वी है, और हाँ, इस जोन को बोलते हैं टेम्परेट जोन। टोरिड जोन के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब ये जो टेम्परेट जोन है, ये है आपका 23.5 नॉर्थ से लेकर 66.5 नॉर्थ एंड साउथ दोनों तरफ, ठीक है। इसमें पाया जाता है आपका टेम्परेट जोन। यहाँ पे आपके जो सीजन्स की जो वेरिएशन है, सीजन वेरिएशन ज्यादा होते हैं, सीजन बदलते ज्यादा है, ठीक है, सीजन वेरिएशंस यहाँ पर ज्यादा पाई जाती है। अब हम बात करते हैं कि इस इलाके, इस जोन में होता क्या है, ठीक है। तो आपको ना ये 4 डेट याद करनी पड़ेगी। कौन कौन सी? 21 मार्च, then 21 जून, then 23 सितंबर, then 22 दिसंबर। 21 मार्च को क्या होगा? सन की रेज पृथ्वी पर डायरेक्ट पड़ेगी, सीधी सीधी पड़ेगी, तो होगा इक्विनोक्स। इक्विनोक्स का मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी और साउदर्न हेमिस्फीयर में भी 12 आवर का होगा डे, 12 आवर की होगी नाइट, यानी कि डे की जो डे की जो ड्यूरेशन होगी डे एंड नाइट की, वो इक्वल होगी 12-12 घंटे की। अब होगा क्या, सन जो पृथ्वी है वो टेढ़ी है। टेढ़ी है तो होता क्या है कि जब वो घूमती है तो इस प्रकार कंडीशन बन जाती है कि सन की रेज ऊपर की तरफ जाने लगती है, यहाँ पर इस तरफ। जब इस तरफ जाने लगती है तो ये जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है, यहाँ पर गर्मी बढ़ जाती है टेम्परेट जोन में। टॉरिड जोन में तो सेम रहता ही है। जो आपका ये टेम्परेट जोन है, इसमें गर्मी बढ़ जाती है। गर्मी बढ़ने के कारण 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है लॉन्गेस्ट डे, और इसे बोलते हैं समर सोल्स्टिस। सेम ऑपोजिट कंडीशन होती है आपकी 21 जून को साउदर्न हेमिस्फीयर में। ऑपोजिट का मतलब यहाँ पे होता है आपका शॉर्टेस्ट डे, सबसे छोटा दिन, सबसे छोटा दिन होता है, और यहां बनता है आपका विंटर सोलिस।
विंटर सोलिस यहाँ बनता है। और इसके अलावा फिर क्या होता है कि जब सन की पृथ्वी दोबारा से जैसे घूम रही होती है तो सन की रेज अभी तक जो ऊपर पड़ रही थी अब फिर इस जो फिर से सीधी पड़ने लग जाती है इक्वेटर पर, और इक्वेटर पर दोबारा से जब सीधी पड़ने लग जाती है तो फिर से बन जाता है इक्विनॉक्स। इसमें 12 आवर का डे और फिर से होती है आपकी 12 आवर की नाइट। 12 आवर का डे होता है और 12 आवर की नाइट होती है दोनों हेमिस्फीयर में। फिर अब जो सन की रेज जो ऊपर की तरफ थी वो जाने लग गई फिर से नीचे की तरफ, और जब वो नीचे की तरफ जाने लग गई तो अब ये जो डायरेक्ट जो रेज पड़ती थी वो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ना पड़कर, यहाँ पे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही थी, अब वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ना पड़कर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे पड़ने लग गई। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर मकर रेखा पर ये डायरेक्ट रेस पड़ने लग गई। जब मकर रेखा पर डायरेक्ट रेस पड़ने लग गई तो इधर आपकी गर्मी बढ़ गई। इस वजह से 22 दिसंबर को लॉन्गेस्ट डे होता है। लॉन्गेस्ट डे होता है कहां पर? साउदर्न हेमिस्फीयर में। साउदर्न हेमिस्फीयर में आपका होता है लॉन्गेस्ट डे। अब जब यहां पे लॉन्गेस्ट है तो इसकी ओपोजिट कंडीशन मिलेगी आपकी साउदर्न हेमिस्फीयर में। वो वहां पे क्या होगा? वहां पे होगा आपका शॉर्टेस्ट डे। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन भी आता है कि जो क्रिसमस है वो गर्मियों में कहां पर मनाया जाता है? तो जितने भी आपकी साउदर्न हेमिस्फीयर की कंट्रीज हैं, जितनी भी आपकी साउदर्न हेमिस्फीयर की कंट्रीज हैं वहां पर आपका सर्दियों में गर्मियों में क्रिसमस मनाया जाता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राजील हो गई, तो जो भी इस तरह की कंट्री है वहां पे आपका इसमें गर्मियों में क्रिसमस मनाया जाता है। तो ये हमने पढ़ ली अपने इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड। अब टोरिड जोन हमने पढ़ लिया, टेम्परेट जोन हमने पढ़ लिया पूरी कंडीशन। अब हम बात करेंगे ऊपर वाले जोन की जिसको बोलते हैं फ्रिज्ड जोन। ये 0 डिग्री, ये 23.5 नॉर्थ, ये 66.5 नॉर्थ, और ऐसे ही ये नीचे की ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सेम कंडीशन साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो जो 66 से ऊपर का जोन होता है उसको बोलते हैं फ्रिज्ड जोन। फ्रिज्ड जोन। और इस जोन में क्या होता है, साल भर ये ना जमे हुए इलाके हैं, बर्फ जमी हुई है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर 6 मंथ का होता है डे, 6 मंथ का डे, और 6 मंथ की होती है यहाँ पर नाइट। 6 मंथ डे एंड 6 मंथ की नाइट होती है आपके फ्रिज्ड जोन में। फ्रिज्ड जोन में क्या होता है, 6 मंथ का डे एंड 6 मंथ की नाइट। अब लैटिट्यूड के बारे में हम और चीज देख लेते हैं कि लैटिट्यूड की संख्या कितनी है। तो अगर वो पूछे कि लैटिट्यूड लाइन बताओ, तो ये पृथ्वी है, ये एक आपका 0 डिग्री, ऐसे जब हम ऊपर तक जाते हैं। अच्छा, लैटिट्यूड को ना लाइन ऑफ पैरेलल्स भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन आए लाइन ऑफ पैरेलल किसे कहते हैं, तो आप लिखोगे जो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड को बोलते हैं लाइन ऑफ पैरेलल्स। लाइन ऑफ पैरेलल्स बोलते हैं, और ये लाइन आपकी लैटिट्यूड है। ठीक है, यानी कि ऐसे है ये आपकी, और ये ना एक एंगुलर डिस्टेंस है। क्या है ये है इसकी एंगुलर डिस्टेंस। यानी कि अगर आप यहां से ऐसे खींचोगे, मैं बोल रहा हूँ 23.5, तो यहां से ये वाली लेंथ, ठीक है, को 23.5 बोलेंगे। मैं बोल रहा हूँ 66, तो यानी कि ये वाली लेंथ। तो ये क्या होती है, एंगुलर डिस्टेंस होती है, एंगुलर डिस्टेंस। बात करते हैं लैटिट्यूड लाइन की। तो अगर लैटिट्यूड लाइन पूछे तो 89 लाइन है आपकी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, 89 है आपके साउदर्न हेमिस्फीयर में, और एक हो गई आपकी इक्वेटर। तो टोटल कितनी हुई 179। लेकिन अगर उसने पूछा लैटिट्यूड लाइन ना देकर सिर्फ बोला लैटिट्यूड, तो फिर ये हो जाते हैं आपके 179 प्लस 2। 2 कौन सा,
एक तो ऊपर का आपका नॉर्थ पोल और एक नीचे का आपका साउथ पोल। अब मैंने इनको लैटिट्यूड लाइन क्यों नहीं बोला, क्योंकि ये लाइन के रूप में ना होकर एक पॉइंट के रूप में है, ये लाइन के रूप में ना होकर एक पॉइंट के रूप में है, यानी कि यहां तक लाइन नहीं खींचते, सिर्फ पॉइंट बनता है। ठीक है, इस वजह से अगर उसने पूछा सिर्फ लैटिट्यूड बताओ तो 179 प्लस 2, और लैटिट्यूड अगर लैटिट्यूड पूछा तो 179 प्लस 2, अगर लैटिट्यूड लाइन पूछा तो 89 प्लस 1। ठीक है, ये थी अपनी लैटिट्यूड की कहानी। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो अगर मैं पृथ्वी पर इस तरीके से लाइन बनाता हूं तो इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, ये होती है आपकी लॉन्गिट्यूड। अगर इनकी हम खासियत देखें तो ये क्या होती है, मर्ज एट पोल्स, पोल्स पे जाकर में ये पूरी की पूरी मिल जाती है, पोल पे जाकर ये आपकी मिल जाती है। फिर मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ होती है इनके बीच में, मैक्सिमम डिस्टेंस होती है इक्वेटर पर, मैक्सिमम डिस्टेंस होती है इनके बीच में इक्वेटर पर। कितनी है ये, दो लॉन्गिट्यूड के बीच की डिस्टेंस एट इक्वेटर कितनी होती है, 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। अच्छा, ये लॉन्गिट्यूड का काम किसमें होता है, तो जो टाइम को जब हम मेजर करते हैं, टाइम निर्धारित करते हैं, जो समय निर्धारित करते हैं, उसमें हम लॉन्गिट्यूड का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन आएगा कि टाइम किसके द्वारा निर्धारित होता है, तो आप उसमें लिखोगे कि जो टाइम है वो निर्धारित किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड की मदद से ये आपका क्या निर्धारित किया जाता है, टाइम निर्धारित किया जाता है। अब लॉन्गिट्यूड की अगर संख्या की बात करें तो देख लो, बेसिकली क्या है, ये आपका 0 डिग्री है, और ऐसे यहाँ पे क्या है आपका 180 ईस्ट की साइड में है, 180 आपका वेस्ट की साइड में है। तो एक ये तो 180 प्लस 180 प्लस 1 डिग्री तो 361 होना चाहिए, लेकिन जबकि 361 नहीं होता, क्यों, क्योंकि जो आपका 0 डिग्री और 360 डिग्री क्या हो जाता है, सेम ही हो जाता है, घूम के वो वहीं पे आ जाती है। इस वजह से लॉन्गिट्यूड की संख्या में आपने लिखना है 360, क्योंकि 0 डिग्री और 360 डिग्री सिर्फ सेम ही चीज है। नाम यूज किसमें होता है, ये आपका टाइम मेजरमेंट में यूज होता है। अब हम देख लेते हैं कैसे यूज होता है टाइम मेजरमेंट में। ये हो गई पृथ्वी, यहाँ पे बीच से एक लाइन खींच गई, तो आपको पता है कि पूरा एक सर्कल होता है कितने डिग्री का, पूरा एक सर्कल होता है 360 डिग्री का। अब 360 डिग्री को घंटे कितने होते हैं, 24 घंटे, तो 360 को मैंने 24 से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 15 डिग्री। ठीक है, 15 डिग्री, यानी कि एक घंटे में पृथ्वी कितना घूमती है, 15 डिग्री घूमती है। अब यहाँ से एक और चीज, अब 15 डिग्री घूमती है, मिनट कितने होते हैं 60, तो 60 डिवाइडेड बाई 15, इसका मतलब 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 मिनट, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 मिनट। और अब ये क्या था, ऐसे कोई टाइम तो था नहीं, ठीक है ना, पृथ्वी पे कोई ऐसी लॉन्गिट्यूड लाइन थी, ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हमने किस लिए खींचा है, टाइम को नापने के लिए हमने खींचा है। तो हमने क्या किया, हमने एक 0 डिग्री एक मीटिंग की और उसमें सलाह की गई कि एक हम बिल्कुल बीच में ना एक लाइन खींचेंगे जिसको बोलेंगे GMT, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, इसको हमने बोला ग्रीनविच मेरिडियन टाइम GMT। और ये कहां से गुजरती है, ये आपकी लंदन की रॉयल ऑब्जर्वेटरी से गुजरती है, लंदन की रॉयल ऑब्जर्वेटरी से गुजरती है आपकी GMT लाइन। ठीक है, कहां से गुजरती है, लंदन की रॉयल ऑब्जर्वेटरी से ये गुजरती है। चलिए, अब ये हो गया, तो एक घंटे में 15 डिग्री घूमती है, तो हमने क्या किया, हमने
अगर आप इस 0 डिग्री से ईस्ट में हो तो ये आपके लंदन के समय से आपका टाइम क्या होगा, प्लस में होगा, यानी कि ईस्ट में जाने पर आपका होगा प्लस में। और अगर आप यहाँ से वेस्ट में जाते हो, ठीक है, इधर की साइड वेस्ट में जाते हो तो आपका टाइम होगा माइनस। अब जैसे कि हर देश से बोला गया कि भाई अपना अपना क्या बताओ, अपना लॉन्गिट्यूड बताओ, जिसके आधार पर हम क्या करेंगे, हम टाइम का निर्धारण करेंगे। तो भारत ने कौन सा दिया, भारत ने अपना दिया 82.5, जिसको बोलते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। ये क्यों दिया हमने, क्योंकि अगर आप भारत को देखोगे तो इसका ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड कितना 97.25 डिग्री और इधर का कितना आपका 67.8। अब अगर इनके बिल्कुल बीच में देखोगे आप 30 डिग्री का अंतर, इसलिए हमने बिल्कुल बीच में ले लिया कौन सा 82.5। तो इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम की वैल्यू कितनी 82.5। तो 82.5 जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है जिसके आधार पर हम अपना टाइम नापते हैं। इस वजह से भारत के और लंदन के टाइम में क्वेश्चन आएगा, भारत के और लंदन के टाइम में कितने घंटे का अंतर है, तो भारत और लंदन के टाइम में अंतर है 5 घंटे 30 मिनट का। 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है भारत के और लंदन के टाइम में। जो भी देश भारत से ईस्ट में होगा उसका टाइम हमसे आगे चल रहा होगा, और जो भी देश भारत के वेस्ट में होगा उसका टाइम हमसे पीछे चल रहा होगा। कभी भी आपको ये देखना है कि लंदन में कितना टाइम चल रहा होगा, तो अपने टाइम में से आप 5 घंटे 30 मिनट घटा दो तो वहां पे वो समय चल रहा होगा। फिर क्या कोई ऐसी कंट्री है क्या जिसने भारत का IST अपना लिया हो, यस। तो श्रीलंका एक ऐसा कंट्री है, श्रीलंका ऐसा कंट्री है जिसने भारत के टाइम स्टैंडर्ड को अपनाया हुआ है। श्रीलंका अडॉप्टेड द टाइम IST, फॉलो द सेम IST, ठीक है, इंडिया के IST को फॉलो करने वाले देश का नाम श्रीलंका। अच्छा, पाकिस्तान का टाइम हमसे आगे के पीछे, तो पाकिस्तान हमारे ईस्ट उसमें है, वेस्ट में, इस वजह से उसका टाइम हमसे क्या है, हमसे पीछे। अब जो ये देश है जैसे कि जापान, ठीक है, तो जापान में क्या होता है, सबसे पहले सूरज निकलता है, क्यों, क्योंकि वो ईस्ट की साइड में है, तो वहां का टाइम क्या होगा, हमसे बहुत आगे होगा। जैसे इंडोनेशिया के टाइम में बात करें तो भारत के और इंडोनेशिया के टाइम में 1 आवर एंड 30 मिनट का डिफरेंस है, उनका टाइम हमसे आगे चला हुआ है। अब हम बात करते हैं कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूरज उगता है, तो ये जो ईस्टर्न मोस्ट राज्य है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज निकलता है, और सबसे बाद में निकलता है आपके गुजरात में। कितने का अंतर है, अंतर हो गया आपका भारत के अरुणाचल प्रदेश में यानी कि ईस्टर्न मोस्ट में और वेस्टर्न मोस्ट स्टेट के अगर टाइम में अंतर पूछे तो आपने बताना 2 घंटे का अंतर। अभी 2 घंटे का अंतर क्यों हुआ, 2 घंटे का अंतर इस वजह से हो गया क्योंकि जो डिफरेंस है दोनों के लॉन्गिट्यूड में वो करीब है आपका 30 डिग्री का, इस वजह से ये आपका अंतर देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो अगर पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो पृथ्वी की 3 लेयर पाई जाती है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट सबसे ऊपरली, फिर मेंटल, और सबसे नीचे की पाई जाती है आपकी कोर। अब इनमें क्या होता है कि कंटेंट अलग अलग होता है, जैसे एक होता है सियाल मतलब सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, तो आपकी शुरुआत तक क्या पाया जाता है, आपका सियाल पाया जाता है, जिसको बोलते हैं सिलिका एंड एल्यूमिनियम बोलते हैं,
और इसमें ग्रेनाइट ज्यादा है, सियाल में ग्रेनाइट ज्यादा है, ग्रेनाइट का कंटेंट ज्यादा है। और इसका किस स्टेट में है, ये सॉलिड स्टेट में है, ये किस स्टेट में है, सॉलिड में। फिर इसके नीचे जस्ट आता है आपका सियाल के बाद आता है सीमा। सीमा मतलब आपका हो गया ये सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम पाया जाता है आपका सियाल के नीचे। और ताज्जुब की बात है कि ये किस फॉर्म में है, ये है लिक्विड फॉर्म में, लेकिन ये जो सॉलिड है उससे भी ज्यादा डेंसर है, ठीक है, उससे भी ज्यादा डेंसर है। इस वजह से ये जो सियाल है ना, सियाल सॉलिड होने के बाद भी सीमा के ऊपर क्या कर रहा है, तैर रहा है, ठीक है, इसके ऊपर क्या कर रहा है, तैर रहा है। रीजन क्या है, ये आपका कम डेंस है, ठीक है, और ये आपका ज्यादा डेंस है। इसके अलावा सबसे जो नीचे की जो लेयर है वो होती है फिर आपकी नीफे, नीफे यानी कि निकेल एंड फेरस। तो पृथ्वी के हम जब से बिल्कुल नीचे की तरफ जाते हैं तो वहां पे मिलती है हमें नीफे। और जो आपका मेंटल था, क्वेश्चन आएगा मेंटल में किसका कंटेंट ज्यादा होता है, तो आप लिखोगे मेंटल में बेसाल्ट का कंटेंट ज्यादा है, मेंटल में बेसाल्ट का कंटेंट ज्यादा है, जबकि क्रस्ट में आपका ग्रेनाइट का कंटेंट ज्यादा था। अब जो ये क्रस्ट मेंटल कोर होते हैं, तो ये ऐसा तो है नहीं कि अचानक से सॉलिड था और फिर अचानक से लिक्विड हो गया, ऐसा तो होता नहीं। तो बीच में एक ट्रांजिशन जोन मिलता है, यानी कि जो परिवर्तन का जोन होता है जिसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी। क्वेश्चन है डिसकंटिन्यूटी से मतलब क्या है, तो क्रस्ट मेंटल कोर के बीच में जो ट्रांजिशन जोन होता है उनको डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। और ये डिसकंटिन्यूटी आपकी कई तरह की है। जैसे सबसे पहले को बोलते हैं आपका, देखो इनके भी हमने फर्दर डिवीजन कर लिए, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल लोअर मेंटल, इसी तरीके से अपर कोर एंड लोअर कोर। तो अगर हम सबसे पहली बात करें अपर कोर के, अपर क्रस्ट के और लोअर क्रस्ट के बीच में जो कंटिन्यूटी पाई जाती है उसको बोलते हैं कोनार्ड। और जो अपर मेंटल सॉरी लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है उसको बोलते हैं मोहो। और इसी तरीके से आपका लोअर मेंटल, ठीक है, और इसके बीच में जो आपकी कंटिन्यूटी पाई जाती है उसको बोलते हैं रैपिटी, रैपिटी। इसके अलावा इससे जो नेक्स्ट कंटिन्यूटी पाई जाती है उसको बोलते हैं गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग। और जो सबसे नीचे जो कंटिन्यूटी पाई जाती है उसको बोलते हैं हम लेहमन। तो ये तो आपको याद है क्रस्ट मेंटल कोर, बस आपको इनमें अपर और लोअर और जोड़ देना है, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल लोअर मेंटल। जब आप इस तरीके से इसमें जोड़ दोगे तो यहां से ना इसकी एक ट्रिक लिख लेना, ठीक है, कि कौन मेरा रहपट यानी कि थप्पड़, और कौन मेरा रहपट और गुट लेगा, कौन मेरा रहपट और गुट लेगा। तो कौन का मतलब कोनार्ड, कोनार्ड किसके बीच में पाई जाती है, अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट, ठीक है। मेरा से मतलब मोहो, मोहो किस में पाई जाती है, आपकी लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल के बीच में, ठीक है। रहपट किसके बीच में पाया जाता है, आपका रहपट पाया जाएगा आपका लोअर मेंटल एंड अपर कोर के बीच में, ठीक है। इसी तरीके से अपर कोर और लोअर कोर के बीच में पाया जाएगा आपका क्या,
गुटनबर्ग। और सबसे लास्ट में अपर कोर लोअर कोर, वहां पे आपका क्या होता है, लेहमन। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, डिसकंटिन्यूटी हो गई। अब 2 पॉइंट देख लेते हैं। आपको पता है कि पृथ्वी के नीचे रॉक्स है और इन रॉक्स में ना कुछ हलचल होती रहती है। इस हलचल के कारण क्या होता है, इस हलचल के कारण अर्थक्वेक आते हैं। और जब इस हलचल के कारण अर्थक्वेक आते हैं तो जिस पॉइंट पर वो ओरिजिनेट हुए थे, जिस पॉइंट पर अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ था, उसको बोलते हैं आपका फोकस पॉइंट। ठीक है, और जहां तक उसके भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं या भूकंप का जो असर है वो महसूस किया जाता है, उसको बोलते हैं एपिसेंटर या अधिकेंद्र। अधिकेंद्र का क्या होता है, जहां पर अर्थक्वेक का इफेक्ट देखने को मिले, जहां जहां तक उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा उसको बोलते हैं एपिसेंटर। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।